Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जुलाई 2023 के लिए क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। तो आपको इन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को लगा लेना है। तो यह पेपर आपका 17 जनवरी 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है सीटेट का, और इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को। तो आपको अच्छे से समझना है। 30 क्वेश्चन है आपके। यह पेपर आपका 17 जनवरी 2023 का है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है वह क्या सुझाता है, आपको बताना है। जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत होता है वह क्या सुझाता है। तो विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, यह सुझाता है। जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है इसके बारे में बताना है आपको कि यह केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह विकास है वह सिर से पैर की ओर होता है। यह सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है। यह प्रकृति और वातावरण की मिश्रित क्रिया का परिणाम है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है यह क्या सुझाता है। तो यह आपका सिर से पैर की ओर होता है। जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है यह आपका कैसे होता है, यह आपका यहाँ से लेकर आपका यह पैरों तक होता है। तो यह सिर से लेकर पैर तक यह विकास होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। आनुवंशिक कारक बताना है आपको जो विकास को प्रभावित करता है। तो वह आपकी सामाजिक नीतियाँ होती हैं, शैक्षिक संस्थाएं होती हैं, जैविक परिपक्वता होती है, या सांस्कृतिक प्रथाएं होती हैं। तो कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो वह आपकी क्या होती है, जैविक परिपक्वता होती है। क्या होती है, जैविक परिपक्वता होती है। वह आपके आनुवंशिक कारण को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सामाजिक नीतियाँ, शैक्षिक संस्थाएं, सांस्कृतिक प्रथाएं, यह आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। आपको बताना है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो आपकी प्राथमिक संस्था होती है सामाजिकरण की, आपको बताना है कौन सी होती है। तो वह आपकी किताबें होती हैं, सिनेमा होता है, माता पिता का जो कार्यस्थल होता है वह होता है, या फिर आपका परिवार होता है। तो प्राथमिक संस्था के रूप में आपको बताना है क्या होती है प्राथमिक संस्था। तो प्राथमिक संस्था में हम बात करते हैं, यह क्वेश्चन आपका सीटेट में हर बार रिपीट होके आता है, फिक्स क्वेश्चन है आपका। आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपकी प्राथमिक संस्था होती है यह आपकी क्या होती है, यह आपका परिवार होता है। यह आपका परिवार होता है, आपको ध्यान में रखना है। जो प्राथमिक संस्था की बात करें तो आपका परिवार आता है, और द्वितीय संस्था की बात करते हैं, सेकेंडरी की बात करते हैं, तो उसमें आपकी किताबें आ जाएंगी, सिनेमा आ जाएगा, माता पिता का कार्यस्थल आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा, आपका जो विद्यालय है वह आ जाएगा, आपका आस पड़ोस आ जाएगा। वह सभी आपके किसके अंतर्गत आएंगे, सेकेंडरी के अंदर आएंगे, यानी कि जो द्वितीयक संस्था होती है उसके अंतर्गत आते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि प्राथमिक संस्था के अंतर्गत क्या आता है, आपका परिवार आता है। क्या आता है, आपका परिवार आता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। आपको बताना है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। तो मूर्त समस्याओं के रूप में कौन सी अवस्था में सोचने के लिए क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है क्या हो जाता है। तो वह आपकी संवेदीगामक अवस्था होती है, वह आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है,
वह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है या वह आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि किस चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लग जाते हैं, रिवर्सिबिलिटी की समझ आ जाती है, तो वह आपकी क्या होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या होती है, वह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसके बारे में बात करते हैं तो यह अवस्था आपकी 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक की बात करते हैं तो यह आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो यह आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। औपचारिक की बात करते हैं तो यह आपकी 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। यह आपकी 4 अवस्थाएं हैं जो किसने दी हैं, जीन पियाजे ने दी हैं। इनकी बात करते हैं तो इन्होंने अपनी बच्चों की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ था उनको खोजा था, तो इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। इनके सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थितीकरण, पुनः संयोजन और पुनः व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। तो वह आपका असंतुलनीयकरण कहलाता है, संकल्पना कहलाता है, संगठन कहलाता है या फिर मिथ्या धारणा कहलाता है। क्वेश्चन को समझिए दोबारा से कि जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थीकरण और पुनः संयोजन और पुनः व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना यह क्या कहलाता है। तो यह आपका संगठन कहलाता है। जीन पियाजे के अनुसार क्या कहलाता है, यह आपका संगठन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थितीकरण, पुनः संयोजन और पुनः व्यवस्थीकरण यह आपका क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, यहाँ पे बताना है खाली जगह, चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पुरस्कार और दंड होता है, सांस्कृतिक उपकरण होता है, समान योग्यता समूह निर्माण होता है या अग्रिम आयोजक होता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है, तो इसके अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह आपके जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो आपके लेव वाइगोत्स्की हैं यह हमेशा किसकी बात करते हैं, यह हमेशा समाज संस्कृति की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के लिए प्राथमिक चरण बताती है ताकि वे दी गई समस्याओं के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सकें, तो वह क्या कहलाती हैं, तो पाठ कहलाती हैं, अनुरूपक परिपक्वता कहलाती है या सामाजिकरण कहलाती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है जिसमें अध्यापिका है वह विद्यार्थी को सवालों का सरलीकरण करती है और उनको क्या दे रही है, उनको संकेत देती है और सवाल को हल करने के लिए प्राथमिक चरण को भी बताती है, जिससे वे दी गई समस्या के समस्या समाधान खोजने में आने वाली बाधाओं को बच्चा पार कर सके। तो यह आपका क्या कहलाता है, यह आपका पाठ कहलाता है। इसके फोल्डिंग कहलाता है, यानी कि बच्चा किसी काम को कर रहा है उसमें हम थोड़ी सी उसकी मदद कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, उसको संकेत देते हैं उस कार्य को करने के लिए, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका पाठ कहलाता है। इसके फोल्डिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। किसके अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, इनके टूल्स की बात करते हैं, यानी कि इनके यंत्र की बात करते हैं। तो 3 होते हैं, कौन कौन सा होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपका SCL होता है, यानी कि यह आपका S का मतलब सोशल सामाजिक, और C का मतलब होता है कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, L का मतलब होता है लैंग्वेज यानी भाषा की बात करते हैं। तो इनके यह 3 टूल्स होते हैं SCL, आपको ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, आपको बताना है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी। तो आपको बताना है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी। तो वह आपकी प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव होता है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले होते हैं, नैतिक तर्क का विकास होता है, संवेगात्मक विकास का क्रम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर बताना है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार तो वह आपका नैतिक तर्क का विकास होता है। क्या होता है? नैतिक तर्क का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। तो वह आपका निष्क्रिय नकल को बढ़ावा देना चाहिए, कंठस्थ स्मरण को बढ़ावा देना चाहिए, ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए या उच्च प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। तो एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होता है वह ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। कंठस्थ स्मरण गलत हो जाएगा, निष्क्रिय नकल गलत है, उच्च प्रतिस्पर्धा गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, आपको बताना है कि बुद्धि के समकालीन संप्रत्ययों के अनुसार बुद्धिलब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वे अक्सर होते हैं वैध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह होते हैं या व्यापक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको सही आंसर बताना है कि बुद्धि के समकालीन संप्रत्ययों के अनुसार बुद्धिलब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वे अक्सर होते हैं। तो वह आपके सांस्कृतिक पूर्वाग्रह होते हैं। क्या होते हैं? सांस्कृतिक पूर्वाग्रह होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है, आपको बताना है भाषा और विचार के बारे में कि कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। भाषा और विचार होते हैं, यह कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं या फिर किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं या एक स्थिर और एक रूप तरीके से ही अंतःक्रिया करते हैं। तो भाषा और विचार के बारे में आपको सही आंसर बताना है। क्या हो जाता है? तो यह कई महत्वपूर्ण रूपों से क्या करते हैं? यह अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। यह एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, यह बात गलत हो जाती है। प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अंतःक्रिया करते हैं यानी कि एक रूप से अंतःक्रिया करते हैं, यह बात भी गलत हो जाएगी। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है, आपको बताना है लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। तो 4 वर्ष में आ जाती है, 10 वर्ष में आ जाती है, 14 वर्ष में आ जाती है या फिर आपकी 18 वर्ष में आ जाती है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि लगभग किस उम्र में आस पास के बच्चों में जो जेंडर भूमिका की समझ है वह आ जाती है। तो लगभग 4 वर्ष की अवस्था में ही आ जाती है। कितनी अवस्था में आ जाती है? 4 वर्ष की अवस्था में आ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है कि शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए, यानी कि एक अध्यापक को ऐसा कक्षा का वातावरण करना चाहिए जैसे कि विविधता को प्रतिग्रहण को प्रेषित करे या फिर रूढ़िवादों को नामीकरणों को बढ़ावा दे या योग्यता के बारे में सत्य धारणा को पोषित करे या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर सही बताना है। क्या हो जाता है? तो इसके बारे में बात करती हैं समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को ऐसा कक्षा का वातावरण पैदा करना चाहिए। इसका सही आंसर होता है कि वह विविधता के प्रतिग्रहण को क्या करे? पोषित करे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। रूढ़िवादों की बात करते हैं, यह गलत हो जाता है। सत्य धारणा की बात करते हैं, यह भी गलत हो जाएगा।
और विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दें, यह भी गलत हो जाएगा। सबसे बेस्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि विविधता के प्रति ग्रहण को क्या करना चाहिए, पोषित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है, आपको बताना है कि मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। क्या करें, मूल्यांकन को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, या मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद में मूल्यांकन करें, या सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करें, यानी कि सत्र है स्टार्ट होगा उसके अंत में मूल्यांकन करें, या सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर बताना है कि मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में क्या है, मददगार है। आपको बताना है कि आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में क्या है, मददगार है। तो वह आपका अ और ब, यह सूत्र क्या है इसके बारे में पूछेंगे बच्चे से। या भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, यह आपका आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने में हेल्प करेगा। या हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। या बाल विकास की तारीख है, यह किस तारीख पर मनाया जाता है। तो इसका आपको आंसर बताना है कि जो आपकी आलोचनात्मक चिंतन होता है इसको बढ़ावा देने के लिए हमें बच्चे से कैसे क्वेश्चन करने चाहिए। तो सूत्र पूछेंगे बच्चे से, तो बच्चा एक लाइन में आंसर दे देगा, यह बात गलत हो जाएगी। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, बच्चा याद करके ले आएगा और वह बता देगा, यह बात भी नहीं है। यह आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है बच्चा है वह सोचे विचार करे तब उसका आंसर अलग अलग रूप में, बच्चे सभी बच्चे अलग अलग आंसर करेंगे तो उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वह क्या होगी, वह बढ़ेगी। तो बाल विकास की एक तारीख पर मनाया जाए उसकी भी डेट याद कर लेगा, तो यह गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर कि हम किस तरह भविष्य में जल संकट को क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं, इसके बारे में बच्चा विचार करेगा तो उसकी जो जो थिंकिंग है, जो उसका जो चिंतन है उसको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, इस चीज़ से वह उसको बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है, आपको बताना है पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि आपको बताना है कि उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, उनमें अकेलेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को क्या किया जाए, अनदेखा किया जाए, उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर बताना है कि पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, तो केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, तो यह बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। उनमें अकेलेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, तो बिल्कुल बात सही है। उन विद्यार्थियों को केवल सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा करना, यह गलत हो जाएगा। उनके लिए विद्यालय के पश्चात ट्यूशन लेना, यह भी आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कि उनमें अकेलेपन की भावना को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि गुणज वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं। तो गणित में करते हैं, गायन में करते हैं, दौड़ में करते हैं, या फिर चित्रण में करते हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर है कि गुणज वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती को महसूस करते हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। गायन की बात करते हैं, यह गलत है, दौड़ गलत है, चित्रण गलत है। तो गुणज वैफल्य यानी कि यहाँ पे यह आपका जो विकार है इससे संबंधित क्वेश्चन आया है, तो गणित की बात की गई है, तो यह आपका गणित में बच्चे हैं चुनौती महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के
समावेशन में बाधक बन जाता है तो वह आपकी ब्रेल किताबें होती हैं, स्पर्शनीय मानचित्र होता है, लिपिक की मदद लेना होता है या फिर लिखित परीक्षाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा प्रावधान में दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में क्या बन जाता है, समावेशन में बाधक बन जाता है। तो वह आपका क्या होता है, लिखित परीक्षाएं होती हैं। बच्चे हैं, वह बच्चा है कैसा है, दृष्टिबाधित है, तो लिखने वाली जो परीक्षाएं होती हैं यह क्या होती हैं, समावेशन में बाधक बन जाती हैं। ब्रेल किताबें हैं, यह बाधक नहीं बनती हैं। स्पर्शनीय मानचित्र, लिपिक की मदद लेना, यह आपका यहाँ पे गलत हो जाएंगे क्योंकि आपसे बाधक के बारे में पूछा है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। तो वह आपका पुनरावृत्तीय व्यवहार होता है, संज्ञानात्मक नम्यता होती है, उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल होता है या फिर दिनचर्या में बारंबार बदलाव की चाह होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपको आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका, वह आपका पुनरावृत्ति व्यवहार होता है। क्या होता है, पुनरावृत्ति व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने में लगी और उनमें उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली है। तो रेशमा किस तरह की विशेषता को दिखा रही है, यानी कि रेशमा है वह 3 साल की उम्र की बच्ची है, वह स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी है, यानी अपने आप पढ़ने लगी है, उसने अपनी पहुंच की हर किताबें पढ़ ली हैं। तो रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है, तो स्वलीनता होती है, प्रतिभाशीलता होती है, पठन वैफल्य होता है या फिर मानसिक विकलांगता होती है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, वह आपकी प्रतिभाशीलता होती है। क्या होती है, प्रतिभाशीलता होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है, आपको बताना है कि बच्चे सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखते हैं। तो खोजी अधिगम के द्वारा सीखते हैं, पुनरावृत्ति और अभ्यास के द्वारा सीखते हैं, निष्क्रिय नकल के द्वारा सीखते हैं या कंठस्थ स्मरण के द्वारा सीखते हैं। तो बच्चे सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखते हैं, आपको बताना है। तो बच्चे हैं सबसे बेहतर खोजी अधिगम के द्वारा सीखते हैं, डिस्कवरी के द्वारा सीखते हैं। बच्चे खोज करेंगे तो बच्चे हैं ज़्यादा सीखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पुनरावृत्ति अभ्यास यह गलत हो जाता है। निष्क्रिय नकल, कंठस्थ स्मरण नेगेटिव होते हैं। इसका सही आंसर होता है खोजी अधिगम के द्वारा बच्चे बेहतर सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तब से यह आपके क्वेश्चन बनने लगे हैं कथन और तर्क से संबंधित। तो आपको इसका आंसर बताना है कि विद्यालयों में, यानी विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्री के पुनः उत्पादन पर जोर देना चाहिए। किस पर देना चाहिए, केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनः उत्पादन पर जोर देना चाहिए। यह बात आपको बतानी है, सही होती है या गलत होती है। तर्क में दे रखा है स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही क्या होती है, निर्वचनात्मक होती है। ना तो रचनात्मक होती है, ना ही निर्वचनात्मक होती है। तो इसका आपको आंसर बताना है, यह क्या हो जाती हैं जो कथन और तर्क हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जो आपका यहाँ पे दे रखा है कि विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्री के पुनः उत्पादन पर जोर देना चाहिए, यह बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। स्मृति ना तो रचनात्मक होती है ना ही निर्रचनात्मक होती है, यह बात भी आपकी गलत हो जाएगी। दोनों आपके यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है, आपको बताना है कि एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। तो जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, जो विद्यार्थियों के परिवेश
से गैर और अनुदेशीय हों या जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो। क्वेश्चन नंबर 23 का आपको आंसर बताना है कि एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। तो इसका सही आंसर बताना है कि जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, यह बात आपकी गलत हो जाएगी। विद्यार्थी की रुचि के अनुरूप हो, बिल्कुल बात सही है, विद्यार्थी की रुचि के अनुरूप होनी चाहिए। जो विद्यार्थियों के परिवेश में गैर और अनुदेशीय हो, यह बात भी गलत हो जाएगी। जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो, यह बात भी गलत हो जाएगी। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कि जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, यही आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आता है, आपको बताना है कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों की स्वायत्तता न्यूनतम कर देना चाहिए, या विकर्षणों को अधिकतम कर देना चाहिए, या व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए, या फिर कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। तो इसका आपको आंसर बताना है कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर बताना है आपको सत्यता न्यूनतम कर देनी चाहिए, यह बात आपकी गलत हो जाएगी। विकर्षणों को अधिकतम कम कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिकतम कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए, यह बात गलत है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 कि कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए, यही आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है आपका कि एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक में मददगार हो सकती है, यह क्या कहलाती है। तो यह आपकी स्मृति सहायक तकनीक होती है, प्रक्रियात्मक स्थिरता होती है, अनुक्रिया समुच्चय होता है, अनुमानी सोच होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपको सही आंसर बताना है कि एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक में मददगार हो सकती है, यह आपका क्या कहलाता है। यह आपकी अनुमानी सोच कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है, आपको बताना है कि विद्यार्थियों के द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, इसके बारे में बताना है। यह क्या होती हैं। तो यह आपकी अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, या पूरी तरह से अतार्किक और अविवेदी होती हैं, या विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों के ज्ञान को दर्शाती हैं, या अध्यापक के द्वारा सिरे से अनदेखी कर देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपको बिल्कुल सही आंसर बताना है कि विद्यार्थियों के द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, यह क्या होती हैं। तो अधिकतम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, यह बात आपकी गलत हो जाएगी। अतार्किक और अविवेकी की बात की गई है, तो यह बात भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। विद्यार्थियों को सहज सिद्धांतों के ज्ञान को दर्शाती हैं, तो यह बात आपकी क्या हो जाएगी, यह बात आपकी सही हो जाएगी। अध्यापक के द्वारा सिरे से अनदेखी कर देनी चाहिए, अनदेखी करने की बात आ जाती है, हमेशा गलत हो जाता है। भूमिका नहीं, गलत है। अविवेकी बिल्कुल गलत हो जाता है, अनदेखी करना गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है। अधिगम के बारे में आपको बताना है कि संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। जो आपका अधिगम होता है वह संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होता है, या सामाजिक संदर्भ से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपको सही आंसर बताना है कि जो अधिगम होता है यह संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। तो यह बात बिल्कुल सही हो जाती है कि जो अधिगम होता है यह संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है, यह संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, यह संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होता है, प्रभावित नहीं होता, यह बात गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है कि संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है, आपको बताना है कि एक अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों के संप्रत्यय की समझ पाने के लिए
अधिगम हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए, तो यह बात आपको बतानी है सही होती है या गलत होती है। तर्क में दे रखा है कि अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत उन्मुखी हो तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। यहाँ पे आपको यह दे रखे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर हैं वह दोनों गलत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपको आंसर बताना है। इसको दोबारा से समझिए, कथन में दे रखा है कि एक अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए, तो यह बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी कि अधिगम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तर्क में दे रखा है आपको कि अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है जब वो क्या हो, जब वह महारत उन्मुखी हो, तो यह बात भी आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो यह बात आपकी सही हो जाएगी, यानी कि ए और आर हैं वह आपके दोनों सही हो जाते हैं। और जो आर है, यह आर है, इसकी क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो इसका आपको आंसर यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि ए और आर हैं वह क्या हो जाते हैं, दोनों सही हो जाते हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों गलत हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आर गलत है, यहाँ पे दोनों गलत हैं, बिल्कुल। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है, तो वातावरण से स्वाभाविक सहज पारस्परिक क्रिया होती है, स्व अभिप्रेरित अभ्यास होता है, जानने और खोज करने की चाह होती है, कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपको सही आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में क्या बन जाता है, बाधक बन जाता है। तो वह आपका क्या होता है, कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम होता है। यह आपका क्या बन जाता है, विद्यार्थियों के सीखने में बाधक बन जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। आपको इसका सही आंसर बताना है कि अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है। अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है, स्मृतिकरण कहलाता है, समायोजन कहलाता है, परसंज्ञान कहलाता है, या विलंबित नकल कहलाती है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना यह आपका परसंज्ञान कहलाता है, मेटा कॉग्निशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd आपका सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका यह 3rd आंसर सही है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यह पेपर आपका 17 जनवरी 2023 का सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर था, तो मैंने आपको इसको भी आपके साथ डिस्कस कराया है। मैंने आपको ऑनलाइन वाले जो आपके 2021 और 22 वाले सेट थे वह भी मैंने करा दिए हैं, और आपका जो 2022 और 23 वाले हैं इनको भी मैं आपके साथ करा ही रही हूँ। तो आपको इनको अच्छे से समझना है और देखना है, और अपनी जो समझ है उसको आपको बेहतर बनाना है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।